अस्सलाम वालेकुम। मैं साथ में इसको रिकॉर्ड भी करता चला जा रहा हूँ। दोनों चीज़ें साथ में शामिल हैं। मैं पहले इसको शेयर हम कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी इसके हिसाब से देखते रहें। इसको मैं अपने पास भी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे हमारे पास ना। मैं इसका लिंक जो है वो शेयर भी कर देता हूँ। आप लोग जो हैं अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन आ जाइए। रीसेट एग्ज़ाम्स रीसेट का जो था पोर्शन उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये मेरे पास लगा रहेगा तो मुझे अंदाज़ा भी रहेगा कि ये सही चल रहा है। तो रीसेट के पेपर मैंने पूरे हम चूँकि हम नहीं कर पाए थे, लिहाजा अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको देखते रहिएगा तो आपके पास भी ये चीज़ क्लियर रहेगी कि हाँ भाई ये सही चल रहा है। मैं जो हूँ वो इसके लिंक को शेयर कर देता हूँ पहले ग्रुप पे ही, ताकि लिंक दोनों जगह पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं अभी ये क्वेश्चंस को अभी रहने दीजिएगा, ये फिर मैं बाद में देख के आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी ये बस इसको ना आप लोग लॉग इन करें ताकि हम जो है वो ये से लॉग इन कर जाइए। ठीक है, लाइव सेशंस हो रहे हैं। अगर आप लोग खेल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बाकी बच्चों को भी बताइए कि ये जल्द से जल्द लॉग इन करें ताकि हम जो है इसको स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट कर सकें क्या क्या है वो तो मैं अब स्टार्ट करने के लिए जा ही रहा हूँ। देखेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उतना बेहतर है। तो हमारे पास रीसेट एग्ज़ाम्स के पेपर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक कराए थे, वो वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है। तो वो वीडियो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ये भी रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डिंग के बाद ही अपलोड हो जाएगी। तो मैं इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। एक एक करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा और आप देखते जाइएगा। ठीक है भाई, ये रीसेट पेपर्स जो 4-5 साल के हमारे पास उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 सेंटीमीटर हाई पेंसिल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। एक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले तो ये देखें। कॉन्वेक्स लेंस होने का मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, हाई, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पेंसिल है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट जो है वो हमने प्लेस किया है। और 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट के प्लेस कर देने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो अगर 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी हो। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15, तो ये आपके पास फोकल लेंथ दे दी गई जो कि पॉजिटिव है। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो अब यही वाली बात हो जाएगी कि आपको जैसे कि दिया हुआ है एफ जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, पी जो है वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपने क्या है, फाइंड द पोजीशन बतानी यानी कि क्यू बताना है। तो क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर पी माइनस एफ, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था। तो पी जो है वो किसके बराबर है, पी जो है वो 20 है, मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 20 माइनस 15। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो 3 ज़ा 15, तो 2 3 ज़ा 6, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास क्यू। अब आप देखें क्यू जो है वो 60 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि पी जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 15 है। तो बताइए, वो सॉरी 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 60 है वो 20 है, ये कम है, ये लेस है, और ये इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ इमेज डिस्टेंस इज मोर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ऑफ इमेज क्या आएगा आपके पास, वो ज्यादा आएगा। इमेज ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया कि इमेज जो होगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कह रहे हैं साइज भी बताओ कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओवर पी इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो क्यू अपॉन पी और एच आई ओवर एच नॉट, तो हमें क्या चीज मालूम करना है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच आई। ये एच आई बेसिकली क्या चीज है, साइज ऑफ द इमेज। तो एच आई ओवर एच नॉट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एच आई मालूम करना है तो
तो फॉर्मूला हो जाएगा Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय H नॉट। अब Q कितना है 60, P कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय H नॉट कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, तो जब मैं क्रॉस करूंगा 2 3 6 तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो रेशियो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज में आ रहा है, मतलब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 10 का है, इमेज आ रही है 30 की, तो 3 टाइम्स हो गई ना। तो एज यही रेशियो डिस्टेंसेस में भी है। आप अगर डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें तो देखिए पी कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इमेज कितना आ रहा है 60, तो ये भी इसका 3 टाइम्स है। तो मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी 3 टाइम्स, यानी कि अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूं तो मैग्निफिकेशन कितनी आनी चाहिए 3। नेचर ऑफ इमेज है, जाहिरी बात है क्यू जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर क्यू नेगेटिव आ रहा होता तो फिर ये इमेजिनरी होती और अपराइट होती, सीधी होती। अगला देखिए भाई, अगला ये कह रहे हैं कि अच्छा यहां तक अब आपके बात समझ में आ गई। तो अगले के लिए अब हम ये करेंगे कि डिराइव द फॉर्मूला। अब मैं इसको दोबारा से मिटा देता हूं ताकि हम जो है ना वो अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसको हम हटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है, आप फिर वीडियो के अंदर देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। अच्छा बेटे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल माइक्रोस्कोप और के साथ दिया जा रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला जो था वो था 1 प्लस डी ओवर एफ, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी ओवर लीस्ट डिस्टेंस विजन होता था, 1 प्लस डी ओवर एफ इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया है ये अब आपके बुक के अंदर ये चीज मौजूद है। इस वक्त अभी फिलहाल ये चीज बताना जो है ना वो लंबी कहानी हो जाएगी, तो लिहाजा मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि ये मैग्निफिकेशन है। ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है वर्चुअली मैग्नीफाइड, जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत करीब रखते हैं और वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज बन रही होती है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती है, जिसके अंदर ये डाइवर्ज हो जाती हैं और फिर इसको पीछे मिलाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए 1 प्लस डी ओवर एफ फॉर्मूला ये बुक के अंदर दिया हुआ है, आप डेरिवेशन वहां से निकाल सकते। अगला देखिए, द गिवन डायग्राम शो 3 डिफरेंट रेज फ्रॉम वन पॉइंट बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल लीडिंग टू द सर्फेस, यानी कि ये एक पॉइंट है बॉटम पे और ये सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है। एक पहले रे जो है वो पॉइंट पी पे टकराई, फिर दूसरी रे जो है वो पॉइंट क्यू पे टकराई, फिर तीसरी रे जो है वो पॉइंट आर पे टकराई। तो ये 3 रेज 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे टकरा, तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग फिनोमेना परफॉर्म हो। अब तुम अगर यहाँ पे देखो तो ये है वाटर यानी कि डेंसर मीडियम, और ऊपर क्या है एयर यानी कि रेयरर मीडियम। तो बताइए डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो जो फिनोमेना यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ आई से, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो आपको एंगल आर यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तभी ये जो है वो बेंड हो जाएगी, यानी कि बेंडिंग कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से बेंड हो रही है। देखिए यहाँ से यूं जाके ऐसे बेंड होगी। तो यहाँ पे जो फिनोमेना पॉइंट पी पे परफॉर्म हो रहा है बेसिकली वो क्या है रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रे जो है वो कहां से कहां जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस के अंदर क्यू के अंदर it is striking at an angle of x. So x is the angle at which the refracted angle, ये जो angle of refraction है ये कितने डिग्री का बन गया है 90 डिग्री। रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू द सरफेस। बताइए जब रे सरफेस से पैरेलल हो जाती है तो जो पॉइंट x का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ i बन रहा होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे फिनोमेना जो परफॉर्म हो रहा है वो ये है कि रे इज मेकिंग एन एंगल एक्स विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज फॉर दिस एंगल ऑफ एंगल सी द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम कितने डिग्री 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूं कि पॉइंट पी पे क्या आ रहा है तो तुम कहोगे क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रही है, पॉइंट क्यू पे क्या हो रहा है तो तुम कहोगे कि क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल। पॉइंट क्यू पे अगर मैं पूछूं क्या हो रहा है तो आप क्या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का बन गया है 90 डिग्री का बन गया ये। अच्छा अब अगर हम देखें सबसे आखिर यानी कि आर को,
तो आर के अंदर अगर आप जज करते हैं तो आर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल एक्स या क्रिटिकल एंगल, यानी कि यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा है किधर, इस तरफ जो एंगल आई बन रहा है इस तरफ, दैट इज मोर देन देयर क्रिटिकल एंगल, एंड इफ इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल तो फिनोमेना कौन सा परफॉर्म होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट आर पे आप क्या कहेंगे कि टी आई आर इज परफॉर्म्ड व्हाई, बिकॉज लाइट रे इज मेकिंग एन एंगल मोर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट हैपेंस एट पी, तो आप जानते हैं कि पी के ऊपर क्या परफॉर्म हो रहा है, आपको पता है कि पी के ऊपर क्या चीज परफॉर्म हो रही थी, रिफ्रैक्शन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है, इस वजह से रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन देयर क्रिटिकल एंगल है, इस वजह से। ये दो दो मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग एट क्यू, क्यू पे क्या हो रहा है बताइए, क्यू के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। नेम एंगल एक्स, तो एंगल एक्स का आपको पता है कि उस एंगल एक्स को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये भी समझ में आ गई आपके बात। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट आर, आर पे असल में हो क्या रहा है, तो आर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, so light ray reflect back into the same medium and perform total internal reflection। तो ये जो आपने लिखा है कि आपके पास आर पे क्या हो रहा है, तो जो फिनोमेना हो रहा होगा वो क्या होगा, टी आई आर। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन देयर क्रिटिकल एंगल। कैसा, तो यहां तक आपके पास रिजल्ट जो है वो मार्क हो। अगर इससे हम आगे जाएं तो अगला है, अब बॉल इज अप्रोचिंग, एक बॉल है जो कि अप्रोच कर रही है कहां पर, टुवर्ड्स कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि किसी भी मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो असल में वो सेंटर पॉइंट होता है जिसका वो हिस्सा होता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो ये अगर ऑप्टिकल सेंटर या ओ हो, पोल हो ये अगर, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन चूंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग होने का मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ जो होगी वो क्या रखी जाएगी, पॉजिटिव। तो बॉल एक अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है टूवर्ड्स कॉनकेव मिरर, ये एक बॉल है और ये कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है। तो आप जानते हैं कि जब मिरर की तरफ लेके आते हैं तो पहले इमेज छोटी सी बनती है इन्वर्टेड, लेकिन जैसे जैसे करीब जाते हैं इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे इक्वल साइज में बनेगी, बॉल यहाँ पहुंचेगी, बॉल यहाँ आएगी तो साइज बॉल का बढ़ जाएगा लेकिन अभी भी इन्वर्टेड होगा, यहाँ पहुंचेगी तो इन्फानाइट हो जाएगा और आगे जाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। Then find the distance of the image from the mirror and the magnification। अब ये कह रहे हैं if it is 24 सेंटीमीटर away from the mirror, अगर 24 सेंटीमीटर मिरर से पीछे। अब इसका मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर ये 12 में, यहाँ 24 का मतलब क्या है, यहाँ कहीं पे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये 24 सेंटीमीटर असल में आपको क्या बताया जा रहा है, पी बताया जा रहा है। तो पी आपको कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। एफ क्या दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, Q इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर पी माइनस एफ। तो P कितना दिया गया है 24, F कितना दिया गया 6 ओवर P माइनस 6 ओवर P माइनस एफ, यानी कि 24 माइनस 6। तो ये 24 इंटू 6 80 रहेगा और 24 माइनस 6 18 आ जाएगा। 6 चौक 24 और 6 3 18, 3 एकम 3 3 6, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्यू आ जाए। अभी बताइए अगर मैं इसको जज करूं तो आपको ये भी खुद भी समझ में आएगा कि डिस्टेंस क्यू जो है वो कम है और डिस्टेंस पी जो है वो क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। जो पी आपको दिया हुआ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस पी जो है ये आपको क्या दिया गया है, ज्यादा दिया गया। पी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्यू की वैल्यू कम आ रही है, तो ऑब्जेक्ट साइज बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा। तो ये नॉन मैग्नीफाइड
या डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड कहेंगे। डिमिनिश्ड इमेज होने का मतलब क्या है कि नॉन मैग्नीफाइड और ना यानी कि बहुत ही छोटी होगी साइज में, बहुत छोटी हो जाने का मतलब क्या हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये रियल होगी, क्योंकि रियल क्यों है भाई, क्योंकि जो क्यू का रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। जब क्यू का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये रियल भी हुई और डिमिनिश्ड भी हुई। तो रियल और डिमिनिश्ड होने का मतलब क्या है कि रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, क्योंकि रियल है इस वजह से इन्वर्टेड भी होनी चाहिए। और लोकेशन अगर क्यू पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन बिटवीन क्यू एंड एफ जो होगी वो उसकी इन बिटवीन सी एंड एफ इसकी लोकेशन आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से। और मैग्निफिकेशन अगर हम बनाना चाहें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है क्यू अपॉन पी। तो क्यू किसके बराबर था 8 और पी किसके बराबर था 24, काटती है 24। तो इसका मतलब क्या है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि इमेज जो होगी वो अपने ऑब्जेक्ट का 1/3 होगी। इमेज जो है वो 1/3 होने का मतलब क्या है कि बड़ी नहीं होगी, छोटी, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज का 3 टाइम्स होगा। ये चीज ध्यान में रखिए। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये चीज समझ में आ जानी चाहिए भाई। हम ऊपर नीचे हो गए थोड़ा सा, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों को। कहाँ चला गया भाई ये। तो ये वाली चीज आपके पास यहाँ पे 1/3 आ गई। अगला देखें भाई, रे पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। एक रे है, लाइट रे, जो कि हवा से पानी के अंदर जा रही है। ये एयर है, एयर से मूव कर रही है वो कहाँ पर, वाटर के अंदर, पानी में। तो सही बात है कि जब एयर से वाटर के अंदर आएगी तो ये रेयरर से कहाँ पे जा रही है, मूविंग इनटू द डेंसर। तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, एंगल रिड्यूस हो जाएगा, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या होगी यहाँ पर, बेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, एंगल रिड्यूस हो जाएगा। एंगल आर जो होगा वो एंगल आई से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो ये तमाम कंडीशंस जो होंगी, बेंडिंग टुवर्ड्स, रेयरर टू डेंसर, ये तमाम कंडीशंस पे फुलफिल होंगी रिफ्रैक्शन। सही है भाई। अच्छा, डिफाइन रिफ्रैक्ट। अच्छा, इधर इन्होंने यहाँ पे अंदर ना एक मिरर रख दिया, तो मिरर से टकरा के परपेंडिकुलर लिखा है, ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। खैर, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रूल है वो ये कहता है कि इट इज द रेशो। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होता है बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा से रिप्रेजेंट साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्म। स्टेट द रीजन। अच्छा, ये आपने लिख दिया, ये आपको मार्क्स में। स्टेट द रीजन व्हाई द लाइट रे बेंड्स इन द सेकंड। मतलब दूसरे मीडियम में लाइट रे जो है वो बेंड क्यों हो रही, क्योंकि लाइट इज एंटरिंग इनटू डेंसर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो आप जानते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन होने का मतलब क्या है कि एंगल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंगल रिड्यूस होने का मतलब क्या है, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इनमें से कोई भी चीज आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स जो है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने फॉर्मूले हैं जिससे मैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक फॉर्मूला मेरे पास है ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप ये जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला कब लिखा जाता है, जब आप रेयरर से कहाँ जा रहे हो, डेंसर जा रहे हो। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कब लिखा जाता है, जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो। फिर एक फॉर्मूला है आपके पास ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ये कब लिखा जाता है, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नहीं सॉरी क्रिटिकल एंगल जो है वो आपको दिया जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। उसके अलावा ये किसके लिए, जब आपको क्या दिया जाए, क्रिटिकल एंगल, यानी कि TIR परफॉर्म, या क्रिटिकल एंगल गिवन, ठीक है। उसके अलावा एक और ईटा का फॉर्मूला होता है भाई, और वो होता है ईटा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम दिया गया। तो ये वाला, तो बताइए आपके पास कितने सारे, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला होगा। तो आपको लिखने के लिए अगर कहता है हाउ मेनी वेज, तो आप चारों फॉर्मूले सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं। आगे चलिए भाई, अब आगे ये है कि ड्रॉ 5 केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू विच डायग्राम ऑब्जेक्ट। अब आपको लेंस के थ्रू आपने इमेजेस मेंशन करनी है, कंप्लीट द रे डायग्राम। ड्रॉ 5 केसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस थ्रू अ रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू द लेंस एट इंफिनिटी बियॉन्ड 2f, 2f बिटवीन 2f एंड फला फला। अब आखिर में कह रहा है कंप्लीट द रे डायग्राम भी कह रहा है। तो भाई देखिए 4 केसेस होते हैं इमेजेस के। ये अब आपको वीडियो के अंदर अगर देख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैं वीडियो आपको दिखा दूं तो तुम लोग अगर यहाँ पे आओ और यहाँ से अगर आप यहाँ पे आ जाए, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये फिर आप लोग ना इसी से देख लीजिएगा। और फिर प्ले लिस्ट में आए और प्ले लिस्ट से आप आ जाइए, एक मिनट, ऑप्टिक्स कहाँ है, ढूंढो भाई ऑप्टिक्स। प्ले लिस्ट में आएंगे और ऑप्टिक्स में चले जाइए। ए फिजिक्स वेव साउंड करंट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिक्स में आ जाए। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप अगर यहाँ नीचे आए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये मिरर इमेज फॉर्मेशन दी हुई है आपको, और लेंस इमेज फॉर्मेशन, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये अगर आप मेरा देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ये इमेज फॉर्मेशन कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये करिएगा ज़रूर। ऐसा ना हो कि फिर हम ये ले आप लेके बैठे रहो, हो नहीं, और फिर मसले मसाइल बने। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। चलें भाई, कहाँ थे हम, यहाँ थे। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तय ना कंप्लीट द रे डायग्राम्स का दूसरा क्वेश्चन, ये मैं आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ। इसके अंदर देखिए भाई, ये हमारे पास रेज है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस है। रूल क्या कहता है कि पहली रे जाएगी और स्ट्राइक करेगी कहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और लेंस से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई और ये किससे स्ट्राइक कर गई, ये लेंस से स्ट्राइक कर गई। ए यहाँ पे आए तो मैं फॉर्मेट में जाके इसको, फॉर्मेट में जाके इसको मैं ये ऐसे शो कर दूँ। ठीक है ना, ये पहली बीम आ गई। अब मैं क्या चीज करूंगा, दूसरी बीम ड्रॉ करूंगा। सेकंड बीम कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये आ गई फोकस से। इसको मैं क्या करता हूं, कलर इसका चेंज कर देते हैं हम, इसका ब्लू कर। ठीक है, दूसरी, अब बताइए फोकस के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जिंग होगी, ये डाइवर्ज कर रहे होंगे। नेक्स्ट बीम जो है वो मैं यहां से निकालूंगा और फोकस से पास करूंगा। तो देख रहे हैं, ये जब ये फोकस से पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बीम्स क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। इसको मैं रेड में कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 बीम्स आपने बना दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रोसीड करूंगा बैक पर। तो ये पहली वाली जो है, इसको अगर मैं बैक में प्रोसीड करता हूं तो ये यहां से आएगी। ठीक, इसको आप ब्लैक में कर लें। और दूसरी वाली रे जो है, इसको मैं प्रोसीड करता हूँ, ए यहाँ से इसको बैक पे लेके जाता हूँ, ये इसके साथ मिलके यहाँ पे क्रॉस करता हूँ। तो आपके पास जो इमेज बनेगी इनकी इंटरसेक्शन पे, वो इमेज यहाँ कहीं पे बन रही होगी। और ये देखिए अपराइट है इमेज जो है, उसकी नेचर क्या है, अपराइट है। अगर इमेज अपराइट हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी है, इरेक्ट है। इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि वर्चुअल है, क्योंकि सेम साइड ऑफ मिरर बन रही है। ठीक है, अच्छा मैग्निफाइड है, बड़ी दिखाई दे रही है आपको, मैग्निफाइड भी होगी। और लोकेशन को मैं क्या कहूंगा, सेम साइड, सेम साइड ऑफ मिरर, एक ही तरफ। तो ये क्या करें, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द गिवन। अच्छा, ये तो हमने ऐसे बता दिया। अब अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन नेचर, तो ये फाइंड के बजाय इनको वर्ड लिखना चाहिए था कैलकुलेट, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया ना। अब इसको कैलकुलेट भी करें। तो बताइए कैलकुलेशन के अंदर
ये जो डिस्टेंस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है P, और फोकल लेंथ आपको दी जा रही है 6 सेंटीमीटर, ये F। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तुम बताओ Q, तो Q इज इक्वल टू PF ओवर P माइनस F। तो P कितना है 6, F कितना है 3 ओवर 6 माइनस 3, तो ये हो गया 6 इंटू 3 ओवर 3, से कैंसिल हो गया तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अच्छा 3 माइनस 6 होगा पी एफ ओवर पी माइनस एफ, यानी कि ये प्लस में आएगा, ये माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा तो ये -6 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि अगर Q नेगेटिव आ रहा है, अगर आपके पास Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगी, नेगेटिव आपको बताएगी कि इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या है आपके पास, वर्चुअल है, तो हमारे पास यहाँ पर भी वर्चुअल आ रही थी। अच्छा मैग्निफिकेशन अगर आप बताना चाहें तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू Q अपॉन P होता है। Q कितना है -6, P कितना है 3, तो ये क्या आ गया -2। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वर्चुअली मैग्नीफाइड, वर्चुअल मैग्नीफाइड, और 2 शो कर रहा है ट्वाइस, ट्वाइसली बिग होगी, यानी कि इमेज साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली क्या होगा, ट्वाइस होगा, दुगना होगा। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन, नेम एनी टू डिवाइसेस दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो आपको 2 डिवाइसेस बतानी है जो कि आज हम CRQs कर रहे हैं, ERQs हम बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चुके ERQs में से, तो अभी फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये फिर बाद में यानी कि कल करवाऊंगा, कल भी हम क्लास रख लेंगे। अच्छा इसके अलावा ये फ्यूज सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड आए, इनको छोड़ देते हैं, ये कल कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या बात कही जा रही है भाई, देखिए देखिए ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टेट द रूल यूज्ड इन, सबसे पहले तो देख लो, तो ये तुम्हें नजर आएगी डीसी मोटर, इसको हम क्या कहेंगे डीसी। तुम्हें कैसे पता लगा डीसी मोटर, डीसी मोटर ऐसे पता लगा कि यहां पर आपके पास इस पोजीशन पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स दिया हुआ, यानी कि बैटरी लगाई है। तो बताइए बैटरी जो होती है वो मोटर के साथ लगती है, जनरेटर तो खुद जनरेट करता है, उसके लिए बैटरी नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहले समझ में आ गया कि डीसी मोटर। अभी स्टेट द रूल यूज्ड इन डीसी मोटर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो रूल क्या है जिससे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो फ्लेमिंग्स, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फिंगर इज इन द, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, सेकंड फिंगर जो होगी SEC, तो ये किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में होगी सेकंड फिंगर, और थंब जो होगा आपका वो किसकी डायरेक्शन में होगा, थंब, थंब जो है वो थ्रस्ट की डायरेक्शन में होगा, यानी कि फोर्स होगी। तो ये आपके पास, और ये लेफ्ट हैंड के होंगे, तो ये आपने यहाँ पे सिर्फ ये चीज मेंशन करनी है कि कौन सी चीज है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्लिट रिंग, का पर्पस क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट रिंग। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है ये चीज स्प्लिट रिंग है, और ये क्यों इस रिंग को 2 हिस्सों में स्प्लिट क्यों कर दिया है, कि इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी कितने डिग्री, हाफ साइकिल। एवरी हाफ साइकिल का मतलब क्या है, एवरी 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाए डायरेक्शन ऑफ करंट, ताकि क्या किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके किस चीज को, कंटिन्यू करें आप किस चीज को, कंटिन्यू करें रोटेशन को, जो रोटेशन हो रही है उसको कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करते हैं, वी विल हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर ईच एंड एवरी हाफ साइकिल, तो दैट इज डन बाय द स्प्लिट रिंग्स। मेंशन वन वे टू इंक्रीजिंग, अब बताइए डीसी मोटर की अगर स्पीड इंक्रीज करना चाहूँ तो पहला तरीका तो यह है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स में यूज करूं, दूसरा तरीका क्या है, मोर करंट पास करूं, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दूं, तीसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के उसको इंक्रीज कर दूं। ये 3 तरीके, ठीक है।
जो चौथा तरीका हो सकता है कि पॉइंटेड रखूं किस चीज को, मैग्नेट्स के पोल को, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको क्या रखूं मैं, पॉइंटेड रखूं। तो मैं पांचवा क्या है, प्लेस एन आयरन कोर, आयरन कोर को प्लेस करूं बिटवीन कॉइल, कॉइल के दरमियान में इस जगह पे एक मैं आयरन कोर को प्लेस कर दूं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। तो ये पॉइंट्स है, ये जहन में रखिएगा, ये हमेशा पूछे जाते हैं कि ये पॉइंट जो आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मोर करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, द पॉइंटेड मैग्नेटिक पोल प्लेस कोर। तो ये वो है जिसके थ्रू आप स्पीड ऑफ द मोटर क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाए। नेम डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन में है क्या कि जनरेट या इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल by changing current in primary coil। ठीक है, तो ये आपके पास, ये उसका नेम एंड प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन नाम हो गया। राइट वन यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो ये इसका बेसिक और मेजर मेन पर्पज है कि वोल्टेज को, हाई ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है तो उसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर। इसके अलावा आपके पास होम अप्लाइंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेबल द डायग्राम ऑफ डीसी मोटर, तो अब आप बताइए ये वाली चीज़ जो आ रही है ये कॉइल हो गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, ये जो गोल दायरा यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है। अच्छा, ये कार्बन ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस है। ये जो है ये बैटरी है जिससे ये ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। शो एसी जनरेटर, अब यहाँ पे उल्टा काम है। आप जब एसी जनरेटर होगा ना, तो एसी जनरेटर में हमेशा याद रखें इस जगह पे एक हैंडल दिया जाएगा जिसको आप क्या कर रहे होंगे, रोटेट करा रहे होंगे, घुमा रहे होंगे, और करंट जनरेट हो रहा होगा, और यहाँ पे या तो रजिस्टर, कोई रेजिस्टेंस दी जाएगी, या बल्ब दिया जाएगा, या बल्ब दिया जाएगा, रेजिस्टेंस हो या बल्ब हो, कोई इस तरह की चीज, कोई फैन दे दिया जाएगा, कोई ऐसी इक्विपमेंट दे दिया जाएगा। नेम द वर्किंग प्रिंसिपल, अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है क्या है कि रेट ऑफ चेंज है, इफ वी चेंज द फ्लक्स करंट इज इंड्यूस्ड इन चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, ये चीज देखा, सही। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट बेटा जरा सा रुकिएगा, जरा कॉल अटेंड
हाँ बेटा, तो हम जो है ना वो यहाँ पे देख रहे थे इसको, इफ कॉइल, ये तो हो गया इंड्यूस्ड करंट। इफ द कॉइल इज मूविंग इन द डायरेक्शन, अगर कॉइल मूव कर रही हो इन द डायरेक्शन शोन अबव, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम किया जाता है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मालूम, क्योंकि ये उल्टा है। ये राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं, जब जनरेटर हो। अब इसके अंदर राइट हैंड रूल के अंदर अगर मैं देखना चाहूं इसके अंदर, तो देखिए करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू बी करंट जा रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर है, तो देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक, अच्छा, और ये हम मालूम किससे करेंगे, राइट हैंड के थ्रू। करंट जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ए फ्रॉम ए टू बी, और सी टू डी आ रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। बी से सी के अंदर कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल, और ए से डी में भी कोई नहीं होगा। अब मैं ए से बी और सी टू डी निकालूंगा, पहले मैं ए से बी देखता हूँ। तो करंट इज मूविंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, करंट जो है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर करंट जो है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में, एक मिनट में, अगर करंट जो है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर जाए, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हम करंट को अपवर्ड्स डाल, एक सेकंड जरा ये मैं चेक कर लूँ कहीं स्ट्रीमिंग एंड तो नहीं हो गई। हाँ सच हो गई streaming। अच्छा, ये मैं ना टॉपिक आपका कंप्लीट करके मैं फिर वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसमें देख सकेंगे। अच्छा जी, अ, हम कहाँ जा रहे थे, हाँ यहाँ पे हम देख रहे थे, करंट अगर अपवर्ड्स जा रहा है, तो पहले आप राइट हैंड के अंदर फील्ड्स नॉर्थ टू साउथ, यानी कि आप राइट हैंड खोलेंगे और अपनी फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में रख लेंगे, राइट हैंड की। फिर करंट जो ऊपर जा रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, कि आप अगर अपनी सेकंड फिंगर को इस डायरेक्शन में रखते हैं अपवर्ड्स, तो ये इनसाइड द पेपर, ये इनसाइड क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। जब यहाँ पे पॉइंट, इस वाले पॉइंट ए बी पे इनसाइड लग रही है, तो सी डी के ऊपर क्या लग रही होगी, आउटसाइड लग रही है। तो ये इनसाइड या आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या है कि सी डी वाला हिस्सा ऊपर मूव करेगा, और ए बी वाला कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डी सी अपवर्ड्स आएगा और ए बी जो होगा वो डाउनवर्ड्स। तो देखिए यही कह रहे हैं कि इफ द कॉइल इज मूविंग देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बताइए कॉइल, if the coil is moving in the direction shown above, तो करंट की डायरेक्शन मैंने बता दी है, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला क्या है, स्केच द ग्राफ टू शो द करंट एंड वोल्टेज वेरीज विद द रोटेशन। तो आपने इसका ग्राफ अगर शो करने के लिए मैं जाऊं, तो बहुत आराम से शो कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट वेरिएट कैसे करेगा। भाई जो ग्राफ बनाते हैं वो इसका ऐसे ही बनता है, ये पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम आके, फिर ये नीचे आएगा, और फिर ये ऐसे। अब होगा क्या कि जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे जीरो पे, तो यहाँ पे जीरो होगा वोल्टेज। जब आपके पास रोटेशन पाई बाय टू पे आएगी, यानी कि 90 डिग्री पे आएगी, तो योर वोल्टेज और करंट वी और आई, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे। फिर अगली रोटेशन, यानी कि जब आप पाई पे पहुंचेंगे, तो ये रिड्यूस होता जाएगा, और यहाँ जाके वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर 3 पाई बाय 2 पे जब आप आएंगे, यानी कि 1.5 के ऊपर, तो वोल्टेज और करंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, वोल्टेज और करंट मैक्सिमम होंगे, लेकिन अब वो नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वी और आई का ग्राफ, ये आपके पास साइनोसॉइडल वेव और एसी वेव कहलाती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव। ठीक है, इसके अलावा ए और बी और सी आपको दिया हुआ है। तो ए जो है वो कॉइल कहलाएगी आपके पास, रेक्टेंगुलर रोटेशनल कॉइल। बी जो है वो स्प्लिटिंग, ये तो अभी मैंने बताया आपको ये। बस यहीं तक इसको रखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, अगर आप देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी जल्दी से देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या करें, शो द न्यूक्लियर रिएक्शन डायग्राम, न्यूक्लियर रिएक्शन को शो कर रही है।
इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, न्यूक्लियस से स्प्लिट हो रहा है दो हिस्सों में, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये फिजन रिएक्शन हो गया। अब नेम ये हो गया फिजन, एंड डिफाइन दैट रिएक्शन, तो इसमें क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यू, स्प्लिटिंग कैसे आप डिफाइन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस EOUS, nucleus into smaller one nucleus। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट हो जाना बाय स्ट्राइकिंग ऑफ, किसकी स्ट्राइक करने की वजह से, स्ट्राइकिंग ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगा। फिर इसकी इक्वेशन अगर याद हो तो वो भी लिखते हैं। न्यूट्रॉन यूरेनियम स्प्लिट हो रहा है, ये मेरे ख्याल में अब आप देख लीजिएगा, इसमें क्रिप्टॉन और बेरियम होते हैं, ठीक है। जो क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं उनसे ये तीन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, नंबर 0, ये तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे, एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। ये यूरेनियम हो गया न्यूट्रॉन। नेम द लेबल प्रोसेस, विच आइसोटोप्स यूरेनियम इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस टू गेट मैक्सिमम एनर्जी। तो आइसोटोप कौन सा होता है, क्या मेरे ख्याल में U92 और 236 होता है या 235 होता है, ये बुक से देख लीजिएगा भाई। What happened to the तीन न्यूट्रॉन्स के साथ क्या होता है आफ्टर हिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, these three neutrons strike three nucleuses of uranium and produces other 9 neutrons and process change into uncontrolled chain reaction। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर प्रोसेस जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। हाफ लाइफ प्लूटोनियम की 2400 ईयर्स है, इसको रखा गया 24,000 ईयर्स प्लूटोनियम की हाफ लाइफ थी, 72,000 तक उसको रख दिया गया। कैलकुलेट द रिमेनिंग पोर्शन, तो कितना बचेगा ये। तो अब ये बताइए, अगर एक जो सैंपल लिया गया है वो कितना बचना चाहिए। सपोज सैंपल गया हमारे पास क्या था, M। जब 24,000 ईयर्स गुजर गए तो इसका मतलब क्या है कि अब जो बचा होगा वो M/2 होगा, हाफ बचा। अगले 2400 ईयर्स जब गुजरे तो ये बचा M/4, अगले 2400 ईयर्स। तो 2400 और 24,000 और 24,000 48,000 हो गया यहाँ तक पहुँचना। फिर अगले 2400 ईयर्स, तो अब आप ये देखेंगे कि कितनी साइकिल्स आ रही। जब मैं साइकिल्स निकालूंगा तो अगर मैं 72 को 24 से डिवाइड करूँ, 72 को 24 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 3। तो ये कितनी लाइफ साइकिल्स आ रही हैं, 3 साइकिल्स। यानी कि अगली जो लाइफ साइकिल आएगी, अगली जो लाइफ साइकिल होगी मेरे भाई, जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल 2400 और गुजर गया, तो अब यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो बचेगा M/8, और अगली लाइफ साइकिल कितनी हो चुकी होगी, टोटल यहाँ तक पहुंच के 72,000 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आपके पास रिमेनिंग 1/8 होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो मैं लिखता हूँ n नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स, तो आएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 24,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। तो बताइए n किसके बराबर आ गया, n जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रिमेनिंग x इज इक्वल टू इनिशियल x 1/2 रेज़ टू द पावर n। बताइए इनिशियल का कितना बचेगा, 1/2 रेज़ टू द पावर n क्या है, 3। तो ये हो जाएगा x0 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 4 to the 8। यानी कि जो रिमेनिंग सैंपल होगा, ये रिमेनिंग है, ये वो है जो आपने बताना था कैलकुलेट रिमेनिंग, वो अपने ओरिजिनल का 1/8 होगा,
1/8 ऑफ ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है उसका कितना निकलना चाहिए, 1/8। तो हमने दोनों तरीके से डिफाइन 4 हैजर्ड्स। अब हैजर्ड्स आप खुद ही देख लीजिएगा। यूरेनियम 92 टू 38, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 238 है। एटॉमिक नंबर, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92 होगा एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर क्या होगा, 238 है मास अब आइसोटोप्स। ठीक है, इसका मास नंबर, यानी कि ये क्या मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समअप होता है, जबकि ये सिर्फ प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा जी। डिफाइन न्यूक्लियर फिजन, शो इट्स इक्वेशन। तो आप फिजन मैंने अभी ऊपर बताया, उसकी इक्वेशन जो होती है यूरेनियम वाली, वो इक्वेशन जरूर याद कर लीजिएगा, ये आ सकती है लिखने के लिए। अब यहाँ पर भी कहें नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस, तो नेम प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसमें हैवी न्यूक्लियस स्प्लिटेड इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्मॉलर न्यूक्लियर। हाउ कैन वी गेट एनर्जी, तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, बिकॉज मास ऑफ reactant is more than the mass of product. So mass converted into energy by using equation E is equals to mc square. So we will get energy from mass energy equation. What is the role of neutron? तो न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, टू स्प्लिट न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर वन, इसको स्प्लिट करने के लिए न्यूक्लियस। तो बस इसको यही कर